नमस्कार दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट जो है आपके लिए एक चैलेंज बनने वाला है। कारण ये है कि इसके क्वेश्चन जो है बहुत ही एडवांस लेवल के हैं, जो एनसीईआरटी में आपको दिखाई देंगे, नए सीईआरटी की पुस्तकों में दिखाई देंगे। ये इस तरह के क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ट्रिकी और एग्जाम ओरिएंटेड, जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट किए गए हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का होता है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी आर्गन। नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न गैसें पाई जाती हैं। इनमें सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो लगभग 78% पाई जाती है। और इसके बाद ऑक्सीजन 21%। और नाइट्रोजन जो है वायुमंडल का सबसे प्रमुख घटक, और यह जैविक प्रक्रियाओं तथा प्राकृतिक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? फ्रेंड्स, ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। सुंदरलाल बहुगुणा जो थे, ये चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। चिपको आंदोलन था क्या? तो भारत का एक प्रसिद्ध पर्यावरण आंदोलन था, जिसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। उत्तराखंड, तत्कालीन उत्तर प्रदेश में हुई थी, और इस आंदोलन का उद्देश्य पेड़ों की कटाई को रोकना था। इसके प्रमुख प्रेरक चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। इसमें ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा की। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1972 में। 1972 में इस दिन पर्यावरण को सुरक्षित रखने और प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल होती है, और इसी परत में बादल, वर्षा, आंधी, तूफान जैसी सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। यह परत पृथ्वी के सबसे निकट होती है और जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भूकंप की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? ए डेसिबल, रिक्टर स्केल, किलोग्राम, मीटर। तो भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल में मापी जाती है। रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। यह एक लघु गणितीय पैमाना है, जिससे भूकंप की ऊर्जा और तीव्रता का आकलन किया जाता है। अब बात कर लेते हैं डेसिबल की, तो इससे ध्वनि को मापा जाता है। दोस्तों, आपको हमारी व्याख्या बड़ी ही बोरिंग लग रही होगी, लेकिन आपको बताऊं, एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी मदद करने वाली है। महासागरों में जल वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो महासागरों में जल वृद्धि का मुख्य कारण ग्लेशियरों का पिघलना है। ग्लेशियर और ध्रुवीय बर्फ पिघल जाती है, तब जल महासागरों में मिल जाता है, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ता है। इसके अलावा तापमान बढ़ने से समुद्री जल का विस्तार में भी जल वृद्धि में योगदान देता है। आज के क्वेश्चंस जो है फ्रेंड्स, ये ज्यादातर पर्यावरण पर आधारित है। शुरू के क्वेश्चंस को मैंने पर्यावरण पर आधारित बनाया, क्योंकि ईवीएस से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वायुमंडल में अत्यंत हानिकारक सल्फर युक्त गैस कौन सी है? तो सल्फर युक्त गैस जो है, ये है सल्फर डाइऑक्साइड, और वायुमंडल में पाई जाने वाली अत्यंत हानिकारक ये गैस है। SO2 से इसको दिखाया जाता है, और यह औद्योगिक उत्सर्जन और कोयले के दहन से निकलती है। यह वायु प्रदूषण और अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है? ध्यान से ऑप्शंस को देखिए। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य कारण है प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। इसका लक्ष्य है सार्वभौमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना और हर बच्चे को विद्यालय तक पहुंचाना। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरे की खदानों का विस्तृत वर्णन किया है? ऑप्शन नंबर सी सही है, इब्न बतूता। इन्होंने भारत की यात्रा का विस्तृत वर्णन किया है, और भारत में हीरे के खदानों, हीरों और व्यापार समृद्धि का वर्णन अपनी यात्रा में एक पुस्तक है इनकी, रिहला। इस पुस्तक में इन्होंने किया है, रिहला में इन्होंने लिखा है किसके बारे में। निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। इसका कारण था जीवित संत
यह उपाधि उनकी धार्मिक जीवन शैली और सादगी के कारण दी गई थी। औरंगजेब ने किसे शाहबाज उद दौला की उपाधि प्रदान की थी? तो इनका नाम था मिर्जा राजा जयसिंह। मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपने शासनकाल में कई दरबारियों और अधिकारियों को उपाधियां प्रदान की थी। मिर्जा राजा जय सिंह को उनकी सैन्य सेवाओं और प्रशासनिक क्षमता के लिए शाहबाज उद दौला जैसी सम्मानजनक उपाधि दी गई थी। वे मुगल साम्राज्य के एक प्रमुख राजपूत सेनापति और विश्वास पात्र थे। जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। औरंगजेब। मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपने शासनकाल में धार्मिक नीतियों को बहुत ज्यादा कठोर बनाया और इसी क्रम में उन्होंने जजिया कर, मतलब इस कर का उद्देश्य क्या है? तो ये गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला कर है, को पुनः लागू कर दिया। यह कर अकबर के समय में समाप्त कर दिया गया था, लेकिन औरंगजेब ने 1679 में इसको फिर से चालू कर दिया। इससे साम्राज्य में असंतोष भी बढ़ गया। निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल में मुगलों और अहोम शासकों के बीच लंबे समय तक युद्ध हुआ? तो औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य और असम के अहोम शासक थे। इनके बीच संघर्ष मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत में हुआ। यह संघर्ष विशेष रूप से औरंगजेब के शासनकाल में बहुत लंबा चला। इस युद्ध में मुगलों ने असम पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन अहोम शासकों के मजबूत प्रतिरोध के कारण वे संपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सके। यही कारण था कई वर्षों तक संघर्ष चलता रहा। यदि आपने पढ़ाई अच्छे से की है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिए औरंगजेब के पिता का नाम क्या था, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाते समय आपको पढ़ा दिया है। औरंगजेब ने दक्षिण भारत के में किन दो प्रमुख राज्यों को जीता था? बीजापुर और गोलकुंडा। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में दक्षिण भारत में लंबे सैन्य अभियान चलाए। इन अभियानों के दौरान उसने दक्षिण के दो प्रमुख स्वतंत्र राज्यों बीजापुर और गोलकुंडा को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इन विजयों के बाद मुगल साम्राज्य का विस्तार अपने सबसे बड़े क्षेत्र तक पहुंच गया। मुगलों तथा मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हुई? जहांगीर। मुगल मेवाड़ संघर्ष का अंत जहांगीर के शासनकाल में हुआ था 1615 ईस्वी में। राणा अमर सिंह और मुगलों के बीच संधि हुई, जिसे मेवाड़ संधि या चित्तौड़ संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के बाद मुगलों और मेवाड़ के बीच लंबे समय तक चला आ रहा संघर्ष समाप्त हो गया। गुलाब के इत्र का आविष्कार किसने किया था? नूरजहां। मुगल काल में सुगंधित तेल और इत्र बनाने की कला बहुत विकसित हुई। परंपरागत रूप से गुलाब के इत्र के आविष्कार का श्रेय नूरजहां को दिया जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने गुलाब की पंखुड़ियों के आसवन प्रक्रिया द्वारा इत्र तैयार करने की तकनीक विकसित की थी। यह मुगल काल की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का जीवाश्म किस स्थान पर मिला है? हथनौरा। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्रसिद्ध जीवाश्म हथनौरा मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है और यह स्थान नर्मदा घाटी में स्थित है। यहाँ से मिले मानव जीवाश्म को नर्मदा मानव के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में मानव विकास के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत के पूर्व पाषाणकालीन उपकरणों की खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने कब की थी? 1863 ईस्वी में। रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1863 में मद्रास, वर्तमान चेन्नई के निकट पल्लवरम क्षेत्र से पूर्व पाषाणकालीन पत्थर के औजारों की खोज की थी। यह खोज भारत में प्रागैतिहासिक मानव के अध्ययन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। निम्नलिखित में से किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के अवशेष या प्रमाण प्राप्त हुए हैं? बागोर। ऑप्शन नंबर ए सही है, बागोर। राजस्थान के बागोर नामक जो स्थल है, यहाँ मध्य पाषाण काल के पशुपालन के महत्वपूर्ण प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से पालतू पशुओं की हड्डियां मिली हैं, जिनसे ये पता चलता है कि उस समय के लोग शिकार के साथ साथ पशुपालन भी करने लगे थे। बागोर भारत के प्रमुख मध्य पाषाण कालीन स्थलों में से एक गिना जाता है। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाना जाता था? तो प्राचीन भारत में
सोने के आभूषण तथा स्वर्ण मुद्रा को निस्क के नाम से जाना जाता था। उत्तर वैदिक तथा वैदिक काल में निस्क का उल्लेख स्वर्ण आभूषण और स्वर्ण मुद्राओं के रूप में मिलता है। यह धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था और अनेक अनेक वैदिक ग्रंथों में निस्क का उल्लेख दान, उपहार और मूल्यवान वस्तु के रूप में किया गया है। फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है और आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है। इसको मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया है, तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, रॉबर्ट ब्रूस फूट, डी कोसाम्बी। ध्यान से आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने आपको उत्तर दिया है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें एक लाइक जरूर दीजिए। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को आप बार बार हल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।